नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर की, और पहली बड़ी खबर है अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने धोखा दे दिया है। पाकिस्तान अपनी फितरत के लिए जाना जाता है कि कितना धोखेबाज है। सोचिए, कतर के दोहा में अफगानिस्तान के साथ बातचीत करने जा रहा था कि जंग रुकेगी। वहां बातचीत शुरू होने वाली थी, उससे पहले अफगानिस्तान में बम गिरा दिए और इसमें अफगानिस्तान में 8 क्रिकेटर्स की मौत हो गई है। जिसके बाद अफगानिस्तान में बहुत गुस्सा और रोष, और अफगानिस्तान ने अपनी तैयारी बड़ी कर दी है जंग को लेकर। दोहा में क्या हो रहा है यह भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान पिट रहा है अफगानिस्तान से तो गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो भारत को धमकी दे रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत के इशारे पर अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। भारत को मुनीर न्यूक्लियर की, परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं, लेकिन यह भूल गए कि भारत ने इनके परमाणु ठिकाने तक मिसाइल गिरा दी थी। कैसे भारत जवाब दे रहा है, कैसे आईना दिखा रहा है पाकिस्तान की इस गीदड़ भपकी का आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर, ब्रह्मोस के टारगेट पर दुश्मन। उधर पाकिस्तान से गीदड़ भपकी, इधर भारत में खासतौर पे यूपी के लखनऊ में जो ब्रह्मोस की यूनिट तैयार हुई थी, उस यूनिट ने ब्रह्मोस मिसाइल बना ली है और आज पहली खेप रवाना कर दी गई है। और इसके बाद से दुनिया में ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ गई है, यह भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर बताएंगे आपको, बिहार लिए चलूंगा। महागठबंधन में रण छिड़ गया है। कैसे बीजेपी ने सारे सीएम मुख्यमंत्रियों को बिहार चुनाव में उतार दिया है। यहां महागठबंधन में भी खींचतान मची हुई है। सीटों को लेकर खींचतान क्या है आपको बताऊंगा। कौन किस सीट पर लड़ रहा है, क्यों आखिर महागठबंधन में बात नहीं बन पा रही है, साथ ही आपको बताऊंगा जिन्होंने हलफनामा दिया है उन बड़े चेहरों की संपत्ति का भी बड़ा खुलासा हुआ है। अगली बड़ी खबर बात करेंगे, 160 साल पुराना खजाना खुलेगा। बांके बिहारी मंदिर के बारे में आपने सुना होगा। बांके बिहारी मंदिर का जो तहखाना है वो 160 साल से वहां खजाना रखा है, उसके दरवाजे आज खोले गए हैं। बाकायदा तैयारी से अंदर दाखिल हुए, सांप भी 2 मिल गए हैं। आखिर अंदर क्या है तहखाने में, यह आपको बताऊंगा। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइंस। दिल्ली में दिवाली को लेकर जबरदस्त रौनक, कर्तव्य पथ पर जगमगाए लाखों दिए। आज देश भर में मनाया जा रहा है धनतेरस। दुकानों में खरीदारी के लिए लगी भीड़, करीब 1 लाख करोड़ के व्यापार होने का अनुमान। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले बोले सीएम योगी, कहा पहले ईद मिलन और रोजा इफ्तार होते थे, 2017 के बाद से दिवाली मिलन की शुरुआत हुई है। ढाका में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आग लगने से हड़कंप मच गया है। कार्गो एरिया पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है, सारी फ्लाइट्स की उड़ानें रद्द। दिल्ली में सांसदों के फ्लैट्स में लगी भीषण आग, 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। संसद भवन से महज 200 मीटर दूरी पर स्थित है अपार्टमेंट। लुधियाना से दिल्ली जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, ट्रेन से जल्दी उतरकर भागते वक्त कुछ यात्री चोटिल हो गए, कई लोगों का सामान डिब्बों में छूटा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हवाई हमला, एयर स्ट्राइक में 8 अफगान क्रिकेटर समेत 14 लोग मारे गए हैं। दोहा में दोनों देशों के बीच शांति बैठक। लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को रक्षा मंत्री और सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी, पड़ोसी मुल्क को दी चेतावनी, कहा पाकिस्तान का 1-1 इंच ब्रह्मोस के दायरे में। यूपी के शामली में 1 लाख का इनामी बदमाश नफीस ढेर हो गया है। आरोपी पर 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे, पाकिस्तान के नकली नोट गिरोह से भी जुड़ा था। बिहार चुनाव से पहले टूट की कगार पर महागठबंधन, कांग्रेस नेताओं ने कहा तेजस्वी नहीं कर पा रहे सीटों का बंटवारा। हेमंत सोरेन ने भी सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया। 54 साल बाद वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का खजाना खोला गया, कलश और जेवर के बॉक्स बरामद, सर्चिंग अब भी जारी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में आरोपी राजेश खिमजी और शेख तहसीन रजा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। अगस्त महीने में जनसुनवाई के दौरान हुआ था हमला। छोटी और बड़ी दिवाली पर दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग बदली, दिवाली के दिन रात 10 बजे तक चलेगी आखिरी मेट्रो।
2 दिनों तक एनडीटीवी वर्ल्ड समिट का शानदार आयोजन। आज भी कई दिग्गजों ने रखी अपनी बात। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, डीप फेक पर बनाएंगे कड़ा कानून। और आइए शुरुआत करें आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है, भारत को आखिर पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है और पाकिस्तान अफगानिस्तान पर। कायर पाक की गीदड़ भभकी, इधर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया है। एक बड़ी स्ट्राइक में, बड़े हमले में अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स मारे गए। बताया गया कि अफगानिस्तान के जो क्रिकेट गेस्ट हाउस था उस पर अटैक किया है पाकिस्तान ने और मिसाइल क्रिकेट गेस्ट हाउस पर गिरी है। 8 क्रिकेटर अफगानिस्तान के मार दिए गए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ठीक इसी तरह पाकिस्तान ने अटैक किया और अफगानिस्तान में खिलाड़ी क्रिकेट खेलने के बाद गेस्ट हाउस में आकर रुके थे। गेस्ट हाउस पूरी तरह से तबाह हो गया। जो खिलाड़ी अंदर थे वो मारे गए हैं। अफगानिस्तान में बहुत गुस्सा है। देखिए मुनीर हिंदुस्तान को क्या धमकी दे रहे हैं और क्यों। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने यह धमकी सोची उस वक्त दी है जिस वक्त मुनीर सैन्य अकादमी के कार्यक्रम में मुनीर बोल रहे थे और वह सैन्य कार्यक्रम हो रहा था एबटाबाद में। भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी दी है। ये वही एबटाबाद है जहां आतंकी ओसामा मारा गया था। आपको याद होगा, ओसामा की जमीन से मुनीर ने भारत को धमकाने की हिमाकत की। परमाणु बम होने का दावा कर युद्ध ना छेड़ने को कहा है। आगे तनाव बढ़ा तो विनाशकारी नतीजे भुगतने होंगे। परमाणु से होने वाले विनाश के लिए भारत जिम्मेदार होगा। कहा, भारत की भौगोलिक विशालता के भ्रम को तोड़ देगा पाकिस्तान। अफगान पाक जंग में भी मुनीर ने भारत पर आरोप लगाया था और भारत समर्थित गुटों को अफगान में पनाह मिलने का दावा किया गया। मुनीर ने धमकी भरे लहजे में कहा, तालिबान को एक्शन लेना होगा। मुनीर ने भारतीय सैन्य नेतृत्व को भी धमकाने की हिमाकत की है। असीम मुनीर खुद मंच से भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा। कहा, उकसाया तो उम्मीद से ज्यादा खतरनाक जवाब देंगे। यह पहली बार नहीं जब मुनीर ने ऐसा भड़काऊ बयान दिया हो। आपको याद होगा, अगस्त 2025 में भी अमेरिका में मुनीर ने कहा था कि अगर पाक पर संकट आया तो आधी दुनिया को ले डूबूंगा। भारत ने सिंधु पर बांध बनाया तो पाक 10 मिसाइलों से हमला करेगा और पाक के पास 170 और भारत के पास 180 परमाणु हथियार है। उसकी गलतफहमी है। जब भारतीयों ने सुना कि मुनीर फिर परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं तो सुनिए जरा हिंदुस्तानी लोग क्या कह रहे हैं। वो खाने के लिए चीनी और टमाटर नहीं मिल रहा है, वो परमाणु चलाएंगे। समझ गए? परमाणु का पैसा कहाँ से आएगा वो नहीं पता है। चलाने से पहले उसमें तेल कहाँ से आएगा, उसको भी उसको चंदा लेना पड़ेगा। कहाँ से? चाइना से, अमेरिका से, तब जाके बेचारा परमाणु चलाएगा। क्या इंडिया जितना दिन चलाएगा उतना दिन में इंडिया आर्मी घुस के मार देगा सब। क्या औकात है बोले के? वो तो खाली मुंह है, बुक बका देना है, कुछ बोल देता है, वही सब लड़ेगा। भेज दीजिए बिहार, लड़ लेंगे हम लोग। पूरा एकदम बटालियन खड़ा है। उस दिन भारत पूरी तरीके से युद्ध में आएगा तो मुनीर तो क्या, पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से नाम खत्म हो जाएगा। डरा रहे हैं और उन्हें लग रहा है भारत डर जाएगा। भारत इस टाइम इतना मजबूत है कि अगर इसने कोई एक्शन ले लिया तो पाकिस्तान ही डर जाएगा। हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर वो ईंट के जवाब पत्थर से देंगे, हमला के लिए बोल रहे हो तो हम लोग उनसे डरने वाले बिल्कुल नहीं है। और वो लोग तो अभी पहले खाना वाना पर थोड़ा ध्यान दें। ऑपरेशन सिंदूर में इनको घर में घुस के निस्ते नाबूद कर दिया था, तो पहले ये अपनी ही व्यवस्था देख लें, अपने लोगों का रोटी पानी का प्रबंध कर लें और भारत की तरफ फिर आंख उठा के ना देखें, नहीं तो आगे फिर इनके लिए बड़ी एक लड़ाई का सामना होगा। पाव भर का परमाणु बम बहुत पहले से वो लोग का रिटोरिक्स है कि पाव भर का परमाणु बम छोटा छोटा रखे हैं, मारेंगे। मान लीजिए कि ऐसा करता भी है तो एक पाव परमाणु बम में फिर पाकिस्तान दिखेगा नहीं अगले दिन। पूरा देश और दुनिया जानता है जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है, परमाणु बम गोला ये सब फालतू का चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं होगा और होगा भी तो इतिहास के पन्ना उठाकर देख लीजिएगा, वही इतिहास दोहराएगा। इतने बारी पाकिस्तान भारत से पिटता रहा है, 71 में, 99 में, 2025 में, और हर बार गीदड़ धमकी देता है। तो यासीन मुनीर और पाकिस्तान के रहनुमाओं से कहना चाहते हैं कि तुम अपना अस्तित्व बचाने में समर्थ नहीं रखते तो यहाँ भारत से लड़ने की बात क्या की जाए।
अब आइए आपको बताऊं कैसे यह हमला किया पाकिस्तान ने। जब पाक अफगान के बीच सीजफायर आगे बढ़ रहा था, तभी पाकिस्तान ने कायरता दिखाते हुए हमला किया है। अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। पाक ने अफगान के उर्गुन और बरमल जिलों में यह धमाके किए हैं। यह इलाका पाक अफगान की जो बॉर्डर है, डूरेंट लाइन, वहां पर है। हमले में 14 अफगानी नागरिक मारे गए, 16 घायल बताए जा रहे हैं। पाक के हमले में अफगानिस्तान के 8 क्रिकेटर्स की मौत हुई है। अफगान के ये खिलाड़ी क्लब लेवल पर क्रिकेट खेलते थे। एसीबी ने सोशल मीडिया पर इसे दुख भरा बयान बताया है, दुख भरा बयान जारी किया। अफगान के शराना में फ्रेंडली मैच खेलकर ये दरअसल खिलाड़ी लौटे। इसमें कबीर और सिबगतुल्ला और हारून थे जिनकी मौत हो गई है। कबीर तो टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच चुने गए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पाकिस्तान पर हमले की निंदा की है। इस हमले की इसे मानवीय कानून और यूएन चार्टर का भी गंभीर उल्लंघन बताया है। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने हमले के बाद बड़ा फैसला लिया। पाकिस्तान में होने वाली जो ट्राई T20 सीरीज थी, अफगानिस्तान अब वो नहीं खेलेगा। मारे गए क्रिकेटर्स के सम्मान में नवंबर की सीरीज से अफगानिस्तान हट गया है। तीनों देशों की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगान खेलने वाले थे। अब अफगानिस्तान इसमें नहीं खेलेगा। तो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है कि उसने अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स पर हमला किया है। अब तक अफगानिस्तान के हमले हो रहे थे पाकिस्तान की फौज पर। उसके बाद जो बड़े क्रिकेटर्स हैं बहुत गुस्से में हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने जिस तरह का हमला किया है, इसको सबक दिया जाना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं इरफान पठान। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। इरफान पठान ने पाक के हमले के बाद पोस्टर पर लिखा, मेरी प्रार्थनाएं अफगानिस्तान के निर्दोष लोगों के साथ हैं, सुरक्षित रहें। राशिद खान, अफगानिस्तान टीम के कप्तान राशिद खान ने हमले को बर्बर बताया। अफगानिस्तान पर हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों में आम नागरिकों की जान जाने से मुझे दुख हुआ है। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसमें महिलाओं, बच्चों और उन युवा क्रिकेटरों की जान चली गई है जो अपने देश के लिए खेलने का सपना देखते थे। राशिद ने सोशल मीडिया से लाहौर कैलेंडर का नाम भी हटा दिया है। पाकिस्तान की इस क्रिकेट लीग के लिए राशिद खान खेलते हैं। अफगानी खिलाड़ी गुलबदीन ने हमले को कायरता बताया है। कहा, हमारे निर्दोष नागरिक और साथी क्रिकेटर शहीद हो गए हैं। पाक सेना ने हमारे लोगों, शान और स्वतंत्रता पर हमला किया है, लेकिन यह अफगानिस्तान के जज्बे को कभी नहीं तोड़ पाएगा। फजल हक फारूकी ने हमले की तुलना नरसंहार से की है। कहा, हमारे लोगों और खिलाड़ियों की शहादत हुई, अत्याचारियों का किया हुआ ये एक अक्षम्य अपराध है। यह शहादत सम्मान नहीं, बेशर्मी का अंत है, हद हो गई। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा। डोनाल्ड ट्रंप इस बीच ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जंग वो रुकवा सकते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हमले हो रहे हैं। अगर मैं इन्हें रोकना चाहूं तो ये मेरे लिए बहुत आसान है। वैसे तो मैं अमेरिका का नेतृत्व करता हूं, लेकिन युद्ध रुकवाना मुझे बहुत पसंद है। मैं लोगों के हत्याकांड को रोकना चाहता हूं। मैंने लाखों लोगों की जान बचाई है। मुझे लगता है हम इस संघर्ष को भी रोकने में कामयाब होंगे। कौन अफगानिस्तान के लोग हैं जिन पर यह बर्बर चेहरा पाकिस्तान दिखा रहा है अपना? जंग के बीच पाक में अफगानिस्तान के लोगों को मुनीर की फौज टारगेट कर रही है। पाकिस्तान अपने यहां से अफगानी शरणार्थियों को खदेड़ रहा है। पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सख्त लहजे में कहा है, सभी अफगानियों को पाकिस्तान छोड़कर अपने देश जाना होगा। अफगान के साथ पुराने रिश्तों का दौर खत्म हो गया है। साथ ही कहा, अफगान भारत का अच्छा रिश्ता हमारा नहीं है। यानी खुद पाकिस्तान का मंत्री कह रहा है कि भारत और अफगानिस्तान का अच्छा रिश्ता है, हमारा अब अफगानिस्तान के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। इसके बाद भी हमारी जमीन पर करोड़ों लोगों ने पनाह ले रखी है। भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं तो अफगानी आखिर भारत क्यों नहीं चले जाते? ख्वाजा आसिफ बोले, पाक क्यों बोझ उठाए, अब भारत इन्हें पाले। इस बयान के बीच अफगानों पर पाक में एक्शन शुरू हुआ। कराची में पाकिस्तानी सुरक्षा बल अफगानी कॉलोनी में घुसे। 40 साल से कराची के इस इलाके में अफगानी शरणार्थी रह रहे थे। बुलडोजर से उनके घरों को तोड़ दिया गया और भगा दिया गया। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने वहां आंसू गैस के गोले दागे। एक्शन से हजारों अफगानी बेघर होकर भागने को मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2023 तक पाकिस्तान में 37 लाख अफगानी रह रहे थे, जबकि पाक का मानना है कि यह संख्या 4.5 लाख से ज्यादा है। अब जरा पाकिस्तान हिंदुस्तान का नाम ले रहा है कि भारत चले जाओ अफगानिस्तान में रहने वाले लोग, लेकिन देखिए स्थिति क्या है, क्यों ले रहा है नाम,
क्योंकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री पिछले दिनों भारत में थे, लगभग 5-6 दिन भारत में रहे और इसलिए वो भारत का नाम ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये भूल गया कि भारत ने जब ब्रह्मोस दागी थी तो कैसे मुरीदकी और बावलपुर खत्म और तबाह हो गए थे। अब पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि ब्रह्मोस और ज्यादा संख्या में तैयार हो रही हैं। आइए अब मैं आपको लिए चलता हूं ब्रह्मोस की उस यूनिट में, जिस यूनिट में ब्रह्मोस तैयार की जा रही है। वहां आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, यूपी के लखनऊ में। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, योगी आदित्यनाथ उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे थे और वो यूनिट पर लेकर गए। उसके बाद ब्रह्मोस की यूनिट पर पहुंचे और उसके बाद बाकायदा वर्चुअली देखा कि किस तरह ब्रह्मोस अटैक करेगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब देखिए, लखनऊ में भारत की पहली फुल स्केल असेंबली यूनिट बन गई है, जहां घातक ब्रह्मोस मिसाइल की असेंबलिंग की जाती है। इसमें सालाना 80 से 100 मिसाइल के उत्पादन की क्षमता है, जिसे आगे बढ़ाकर 150 मिसाइलें सालाना करने का प्लान है, जिससे भारत की जरूरत पूरी करने के साथ निर्यात भी होगा। ब्रह्मोस भारत की एक स्वदेशी और घातक मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 190 से 400 किलोमीटर के बीच है। भविष्य में इसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा करने की तैयारी, यानी पाकिस्तान के ज्यादातर ठिकाने भारत के रडार पर होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद कहा, ब्रह्मोस के निशाने पर पाक की एक इंच जमीन है। रक्षा मंत्री ने कहा, ब्रह्मोस के निशाने पर पाकिस्तान का हर टारगेट है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के पास ब्रह्मोस है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। दावा यह कि भारत ने सुखोई 30 MKI विमान से ब्रह्मोस दागी थी, जिसने पाक में 300 किलोमीटर घुसकर आतंकी अड्डों को तबाह किया था। सटीक हमले और रेंज के चलते ब्रह्मोस की दुनिया में डिमांड बढ़ गई है। सोचिए, भारत ने फिलीपींस से 3000 करोड़ से ज्यादा की ब्रह्मोस की डील की है। ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप भारत फिलीपींस को सौंप चुका है। वियतनाम भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। भारत ब्रह्मोस, आकाश, तेजस, ड्रोन जैसे हथियार निर्यात कर रहा है इस वक्त। यह हथियार, यह है भारत की ताकत। अब देखिए, इतना ही नहीं, भारत ने एक और टेस्ट किया है, नाग मिसाइल का टेस्ट किया है। भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, खासतौर से डिफेंस सेक्टर में। ये आप देख रहे हैं MK2 मिसाइल, इसे नाग मिसाइल कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दुश्मन के टैंक और दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर सकती है। अब आपको दिखाऊं, भारत ने मेड इन इंडिया तेजस भी तैयार कर लिया है। यह तेजस की आज पहली किश्त आप देख रहे हैं आसमान में। सबको ब्रह्मोस की ताकत के बारे में अच्छी तरह पता है। देश को यह विश्वास है कि हमारे जो विरोधी हैं, एडवर्सरीज हैं, अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे। यह देश को पूरा भरोसा है। पाकिस्तान की जहां तक बात है, तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का जो यह केंद्र विकसित हुआ है लखनऊ, यह न केवल देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने का और लखनऊ की खुशहाली को पूरे देश के अंदर वितरित करने का एक माध्यम बना है। और
लखनऊ में बनी हुई मिसाइल पूरे देशवासियों के प्रति एक आश्वस्ति है, उनकी सुरक्षा की, उनकी समृद्धि को संरक्षित करने की और उनकी खुशहाली की। पाकिस्तान अब बम गिराना बंद करे वरना अफगानिस्तान बमबारी करता रहेगा। शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। टीटीपी के चीफ को मारने के लिए पहली मिसाइल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दागी थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बातचीत से हल निकाल रहे हैं। कतर की राजधानी दोहा में दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। पाक के दल में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और आईएसआई चीफ आसिम मलिक हैं। अफगानिस्तान की ओर से रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब पहुंचे हैं। अफगान के खुफिया प्रमुख अब्दुल हक वासिक भी मौजूद है। अफगान और पाक के बीच 48 घंटे का सीजफायर हुआ। वो दोहा में होने वाली मीटिंग को सोच कर रखा गया, जिससे मीटिंग होने तक दोनों देशों में शांति की स्थिति बनी रहे। लेकिन पाकिस्तान ने पहले ही सीजफायर तोड़ एयर स्ट्राइक कर दिया। आज की बैठक में सैन्य ऑपरेशन को रोकने की बात होगी, लेकिन अगर दोनों देशों में सीजफायर पर सहमति नहीं बनी तो आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। कतर के पाकिस्तान और तालिबान से अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए वो चाहता है कि बातचीत से मुद्दे को हल किया जाए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं बिहार। बिहार में क्या हो रहा है? बीजेपी के सारे सीएम उतरे, महागठबंधन में मार चल रही है। बीजेपी ने सारे मुख्यमंत्री उतार दिए। दूसरी तरफ महागठबंधन में सीटों का बंटवारा भी ठीक से नहीं हो पाया है। सीटें ऐसी बटी हैं कि एक दूसरे की सीट पर भी अपने अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी है। कई सीटें ऐसी हैं। एक ये तस्वीर है इंडिया गठबंधन की। अगली तस्वीर देखिए जरा। बीजेपी ने बिहार में सारी ताकत झोंक दी है। योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, उसके अलावा देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा, मोहन यादव, सारे सीएम बिहार में प्रचार करेंगे। कुछ ने शुरू भी कर दिया है प्रचार। और खुद गृह मंत्री अमित शाह भी आज बिहार में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा शुरू होने वाला है। कई रैलियां पीएम मोदी को भी करनी है। किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं है। और 19 दिन बाद बिहार में चुनाव है। पहले चरण के लिए नामांकन भी पूरा हो गया है, लेकिन महागठबंधन का बखेड़ा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। राहुल गांधी और तेजस्वी के नेता अब एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ने को तैयार हैं। हम अपनी जितनी 48-49 हम डिक्लेयर कर चुके हैं और बाकी भी सही वक्त पे हो जाएगी। चुनावी अखाड़े में सीट शेयरिंग करके हेलीकॉप्टर तो उतार रहे हैं, पूरे राज्यों से आ रहे हैं, केंद्र सरकार दिल्ली से आ रहे हैं, लेकिन जनता का साथ मिल ही नहीं रहा। हाँ, गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। तेजस्वी यादव पर कोई भरोसा नहीं, कांग्रेस ने माना नहीं, एक दूसरे को कोई नेता मानने को तैयार नहीं। एक तरफ बीजेपी और एनडीए ने मंत्रियों की फौज उतार दी है। योगी और फडणवीस से लेकर हेमंता और मोहन यादव तक बीजेपी ने सारे सीएम उतार दिए हैं। लेकिन महागठबंधन में सीटों की ऐसी खींचतान मची है कि कोई बड़ा चेहरा रैली तो दूर, आपस में ही कुछ बोलने को तैयार नहीं। अब देखिए जरा महागठबंधन के अंदर कौन सा रण है। बिहार में पहले चरण के नामांकन की तारीख खत्म हो गई है। सोचिए, रिंग में आपस में ही लड़ने की स्थिति है, लेकिन महागठबंधन में सीटों पर घमासान थम नहीं रहा। पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव है। महागठबंधन प्रत्याशी 125 हैं। जैसे 72 पर आरजेडी, 24 पर कांग्रेस, 21 पर लेफ्ट, 6 वीआईपी और आईआईपी 2। 10 ऐसी सीटें हैं जिसमें कांग्रेस आरजेडी के साथ सहयोगी मैदान में आ गए। आरजेडी ने कहा अगर महागठबंधन के एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं तो उस सीट पर एक तरीके की महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट होगी। लेकिन राहुल के करीबी और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष भड़क गए। कहा चुनाव में फ्रेंडली फाइट नहीं होती है, सीधी लड़ाई होती है। तेजस्वी महागठबंधन में सीट बंटवारे पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। बाकी पार्टियों ने तो लिस्ट जारी कर प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन आरजेडी ने बिना लिस्ट के 72 उम्मीदवार उतार दिए। महागठबंधन में 6 पार्टियां हैं। सबकी मांग के हिसाब से फैसला होना चाहिए, कांग्रेस का कहना है। टिकट कटने से नाराज नेताओं ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावा किया कि महागठबंधन टूट की कगार पर है, बस ऐलान बाकी है। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने भी बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मतलब झारखंड में वो कांग्रेस आरजेडी के साथ हैं, लेकिन बिहार में खिलाफ लड़ेंगे। महागठबंधन में मची खींचतान पर अमित शाह ने भी हमला किया। कहा बिहार में महागठबंधन में न सीट तय है और न नेता तय है। सुनिए जरा, अब सियासतदान खिंचाई कर रहे हैं, सुनिए।
जिस तरह से टिकट वितरण हो रहा है या जिस तरह से पिछले 7-8 महीने से कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार यहाँ के प्रभारी कर रहे हैं, वो किसी से बात नहीं करते। आप अगर कुछ बात करने जाइए तो आप क्षेत्र में जाइए, मैं वहां आपसे मिलूंगा। कितने क्षेत्र में गए हैं या कितने जिलों में वो गए हैं, जरा उनसे पूछा जाए। सब ठीक हो जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। जो राहुल गांधी जी का जो गठबंधन को लेकर के सम्मान है, वो जिसके चलते अभी तक गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। राजद को चाहिए कि उन्हें आगे बढ़ना है, उन्हें ही वो सपना देखते हैं सरकार में ऊंचे पदों पर जाने का, तो गठबंधन धर्म को निभाने की जिम्मेदारी उनकी है। कौन कह रहा है कि तेजस्वी तय है, जब गठबंधन ही नहीं कह रहा है कि भैया तेजस्वी तय है? तो ऐसे में जनता या अगर इनके कार्यकर्ता अगर ये सोचते हैं कि जनता इनको स्वीकार करेगी, मैं नहीं मानता कि जिस गठबंधन के भीतर इतनी कंफ्यूजन हो वो बिहार को एक विकास की सोच दे पाएगा। अब न सिर्फ महागठबंधन में लड़ाई है, महागठबंधन फैमिली में ही नहीं, आरजेडी फैमिली में एक अलग लड़ाई है। तेज प्रताप और तेजस्वी अलग अलग हो गए। तेजस्वी लड़ रहे हैं राघोपुर से, लेकिन तेज प्रताप ने भी राघोपुर से कैंडिडेट उतार दिया है। देखिए जरा कैंडिडेट कौन है। खुद तेज प्रताप कैंडिडेट से मुलाकात कर चुके हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं प्रेम कुमार की, ये चुनाव लड़ रहे हैं तेजस्वी के खिलाफ। अगली तस्वीर देखिए, खुद तेज प्रताप ने तेजस्वी के खिलाफ जो उम्मीदवार उतारा है उसको वीडियो कॉल कर दिया और वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं तेज प्रताप। बहुत मेहनत की है, हम लोग भी करेंगे इसके लिए। तेजू भैया जिंदाबाद, तेजू भैया का प्यार हमेशा बने रहे। प्रेम कुमार यादव को बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। प्रेम कुमार यादव जी को कैंडिडेट बनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया जी। आप बहुत मेहनत की है, हम लोग भी करेंगे इसके लिए। तेजू भैया जिंदाबाद। यानी राघोपुर में एक दूसरा दंगल होने वाला है, जहां तेज प्रताप और तेजस्वी आमने सामने होंगे। बिहार चुनाव में लालू यादव के दोनों बेटे आपस में लड़ेंगे। जो तेज प्रताप अभी तक हमेशा तेजस्वी का साथ देते रहे, उन्होंने तेजस्वी के खिलाफ यादव उम्मीदवार उतार दिया है, क्योंकि लालू परिवार का गढ़ रहा है। राघोपुर यादव बहुल सीट है। राघोपुर में करीब 31% यादव हैं और 18% दलित हैं। 2015 और 2020 में तेजस्वी यादव इस सीट से चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार तेज प्रताप ने भाई की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि तेजस्वी के सामने जो प्रत्याशी उतारे हैं, वो जो किनारे खड़े हैं प्रेम कुमार यादव काले कुर्ते में, वो कभी उनकी ही पार्टी यानी आरजेडी के बड़े चेहरे रह चुके हैं। प्रेम कुमार यादव खुद राघोपुर के रहने वाले हैं, आरजेडी की सियासत और लोकल मुद्दों को जानते हैं। तेजस्वी ने जब पर्चा भरा तो उन्हें इसी अंदाज में, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि चुनौती इस तरह की मिलेगी। 8 करोड़ की संपत्ति के मालिक तेजस्वी राघोपुर को सुरक्षित मानकर चल रहे थे, लेकिन तेजस्वी के भाई ने उनकी ही सीट पर पेच फंसा दिया है। ऊपर से बीजेपी ने भी सतीश कुमार यादव को इस सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया। सोचिए 3 यादव, तेजस्वी यादव, प्रेम कुमार यादव और बीजेपी के कैंडिडेट सतीश यादव। 2010 में बीजेपी के सतीश यादव राबड़ी देवी को हरा चुके हैं। प्रशांत किशोर की टीम भी राघोपुर के रण में उतर चुकी है। यानी मुश्किलें बढ़ने वाली है। सुनिए जरा दोनों को क्या कह रहे हैं। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। संदेश देना चाहेंगे पूरी यूनिटी के साथ हम यहाँ से निकल रहे हैं और सदन की ओर जनता का आवाज को उठाने का हम काम करेंगे। सदन में जो भी समस्या होगा उसको निदान। तो ऐसा ना हो कि तेज प्रताप और तेजस्वी की लड़ाई में तीसरा कैंडिडेट बीजेपी का जीत जाए। अब देखिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री उतार दिए और 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई है, जिसमें सारे बड़े चेहरे प्रचार करेंगे। योगी जा चुके हैं, फडणवीस रैलियां कर चुके हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा भी जाने वाले हैं, मोहन यादव भी लगातार रैली और प्रचार कर रहे हैं। आज देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी उतार दिया। हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी भी बिहार में आज रैली कर रहे थे। सारे भी एनडीए के प्रत्याशी को जिताने का काम करें और जो बिहार में जो विकास की बयान। न सिर्फ नायाब सिंह सैनी, भूपेंद्र भाई पटेल
कल ही कैबिनेट को शपथ दिलाई और आज पहुंच गए बिहार। पहुंच चुके हैं। देखिए कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जो प्रचार करने जा रहे हैं। लंबी चौड़ी लिस्ट है। बिहार के प्रचार में सबसे ज्यादा मांग योगी आदित्यनाथ की है। योगी की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। योगी की बिहार में 20 से 25 रैलियां हो सकती हैं। सबसे ज्यादा रैलियां मुस्लिम बहुल सीमांचल में। यादव बहुल सीटों पर एमपी के सीएम को उतारा गया है, मोहन यादव को। इसे बिहार चुनाव में बीजेपी का यादव कार्ड माना जा रहा है, जो लालू तेजस्वी के यादव वोट बैंक पर असर डालेंगे। मोहन यादव बिहार में करीब 10 रैलियां करने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस ने बेगूसराय से प्रचार की शुरुआत की और कहा कि एनडीए के लिए पूरा बिहार अपना परिवार है। फडणवीस बिहार में 8 से 10 रैलियां कर सकते हैं। अगला नाम है असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में। दीपावली के बाद बिहार में प्रचार की कमान संभालेंगे। योगी की तरह मुस्लिम बहुल सीटों पर ज्यादा रैलियां होंगी। रेखा गुप्ता, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी बिहार चुनाव में जुटी हैं। छठ पूजा के बाद वो फिर बिहार में कई रैलियां करेंगी। चुनाव प्रचार में वो बीजेपी का बड़ा महिला चेहरा भी है। उत्तराखंड के सीएम ने सीवान में पहली चुनावी रैली की और कहा कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है। पुष्कर सिंह धामी बिहार में 7 से 8 रैलियां करने वाले हैं। तो यह है बीजेपी के लड़ने का स्टाइल और तरीका, जो पूरी ताकत लगाते हैं और उसके हिसाब से नतीजे भी आते हैं। सुनिए जरा। देखिए, सरकार एनडीए की बन रही है। मोदी जी, नीतीश जी, पासवान जी, मांझी जी, कुशवाहा जी, ये जो हमारे 5 प्यारे हैं, ये मिलकर सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत के साथ। मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार हर व्यक्ति के विकास के लिए काम करती है और बिहार लगातार नॉन स्टॉप फिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ जा रहा है। बिहार चुनाव में एनडीए बहुत बड़ी विजय की ओर बढ़ रहा है। 2025 में 2006 दोहराता हुआ बिहार दिख रहा है और बिहार की जो सरकार बनने जा रही है वो भारत के विकास को एक और गति देने का काम करेगी। एनडीए की सरकार आएगी और जिस तरह से बिहार का विकास हो रहा है वो सिर्फ एनडीए ने किया है, तो यहाँ पे फिर एक बार यानी एनडीए की सरकार आ जाएगी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार फिर एक बार सुशासन के पद पे आगे बढ़ेगा, विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएगा। यहाँ के बाद एक स्थान में और फॉर्म भराने जा रहा हूँ, मेरी अपनी ओर से प्रेम कुमार जी को बधाई। अब देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ बिहार में प्रचार कर चुके हैं। आज अखिलेश यादव ने योगी पर प्रहार किया है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं देखिए। दिवाली के बाद अखिलेश बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। तेजस्वी के समर्थन में कई रैलियां करने वाले हैं। 25 अक्टूबर को अखिलेश की बिहार में पहली रैली है, लेकिन उससे पहले ही अखिलेश चुनाव को लेकर सक्रिय हैं। सीएम योगी के बिहार में प्रचार पर अखिलेश ने निशाना साधा। योगी बिहार में स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक बनकर गए। सांप्रदायिक सोच वाले लोगों को बिहार कभी स्वीकार नहीं करेगा। वो धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। वो चुनाव आते ही लोगों के बीच नफरत फैलाने लगते हैं। जो सरकार त्योहारों पर भी बिजली नहीं दे पा रही है, उस फुस फुलझड़ी से जनता क्या उम्मीद करेगी। उस समाजवादी लोग बुल और बुलडोजर के खिलाफ है हम समाजवादी लोग। बिहार में 16 अक्टूबर से योगी ने प्रचार शुरू कर दिया। योगी ने अभी दानापुर और सहरसा में जनसभाएं की। विपक्ष के भ्रष्टाचार और जंगलराज पर जमकर हमला किया। योगी ने मंच से यूपी के माफिया मॉडल का जिक्र किया। कहा यूपी में हमने माफियाओं को जहन्नुम भेज दिया है। वहां भी आरजेडी की पार्टनर यानी सपा अराजकता फैलाती थी, लेकिन अब यूपी में उन लोगों की दुर्गति हो गई है। माफियाओं की जमीन लेकर गरीबों के लिए आवाज बन रहे हैं और इसी तरह माफिया पर एक्शन बिहार में भी होगा। यूपी बिहार का संबंध राम सीता की तरह अटूट है। सुनिए, अखिलेश ने आज बाकायदा पीसी की। अखिलेश को सुनिए। बिहार में गए, स्टार प्रचारक बन गए। स्टार प्रचारक बन के नहीं गए, स्टार विभाजक बन के गए हैं। वहां पर स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक बन के गए हैं। तो यहां पर स्टार विभाजक, इसमें क्या क्लैरिफाई करने, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बस बिहार के लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। सांप्रदायिक लोगों को कभी बिहार के लोग स्वीकार नहीं कर सकते। बहनों और भाइयों, माफिया के खिलाफ, गुंडागिर्दी के खिलाफ, देशद्रोही तत्वों के खिलाफ, अराजकता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ
अगर कोई लड़ पाएगा तो डबल इंजन की एनडीए सरकार ही लड़ पाएगी, एनडीए का कार्यकर्ता ही लड़ पाएगा। अब देखिए, कल मैंने आपको बताया था बिहार में नॉमिनेशन हुए, नॉमिनेशन करने वाले बड़े बड़े लोग थे, नॉमिनेशन तो हो गए, लेकिन नॉमिनेशन तो हो गए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें सम्राट चौधरी हैं, खेसारी हैं, नामांकन किया इन्होंने, लेकिन अब इनकी संपत्ति सामने आई है क्योंकि एफिडेविट दाखिल किया। उस एफिडेविट में देखिए क्या है, ये आपको बताऊं। सबसे पहले देखिए तस्वीर खेसारी लाल की। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल सबसे अमीर प्रत्याशियों में है। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार के पास 24 करोड़ की संपत्ति है। हलफनामे के मुताबिक उनके पास 3 करोड़ की लग्जरी कार है, उनके पास 5 लाख और उनकी पत्नी के पास 2 लाख रुपए कैश है। खेसारी और उनकी पत्नी के पास 35 लाख रुपए के गहने हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अमीर नेताओं में वो भी शुमार हैं। तारापुर से मैदान में उतरे सम्राट की संपत्ति 11 करोड़ से ज्यादा है। शहर से गांव तक उनके नाम 8-9 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। अलग अलग बैंक में 27 लाख रुपए और 40 लाख रुपए का सोना है। अगला नाम है शिशिर कुमार, जो निर्दलीय लड़ रहे हैं। पटना की मेयर सीता साहू के बेटे हैं। वो बीजेपी से बगावत कर पटना साहिब से निर्दलीय लड़ रहे हैं। उनकी संपत्ति तेजस्वी और सम्राट चौधरी से ज्यादा है। हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति 23 करोड़ रुपए। अगला नाम है रीतलाल का। बाहुबली नेता रीतलाल यादव की संपत्ति 13 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पिछले 5 साल में उनकी संपत्ति में 1 करोड़ का इजाफा हुआ है। 12 करोड़ की चल संपत्ति और 1 करोड़ का बैंक बैलेंस शामिल है। रीतलाल दानापुर से आरजेडी के उम्मीदवार हैं, अभी जेल में बंद हैं। जेल से निकलकर बाहर आए थे, तब हमने तस्वीरें दिखाई थी, जेल से निकलकर नामांकन किया था। सुनिए सियासतदानों। मैं ऐसी धरती पे पैदा हुआ हूं जहां भिखारी ठाकुर जी पैदा हुए हैं, और हम सबका सौभाग्य है जो ऐसे कलाकार यहां पैदा हुए जिनका नाम क्या बोलो, पूरी दुनिया नहीं, ये जब तक धरती रहेगी ना तब तक इनको हम नहीं भूल पाएंगे। उसी धरती का एक भिखारी हुए, दूसरा खेसारी है। कमल हो, तीर हो, हेलीकॉप्टर हो, सिलेंडर हो, सारे 5 दल के उम्मीदवार जहां होंगे वही हमारा कमल है। और भगवान के आशीर्वाद के साथ जनता का आशीर्वाद चाहिए, जो बिहार में नई सरकार एनडीए की बनाएगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर है, 160 साल पुराना खजाना खुलेगा। ये खजाना कौन सा है, तस्वीर में आपको दिखाऊं। बांके बिहारी मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जो तहखाना है उसका दरवाजा खुलने जा रहा है। अगली तस्वीर देखिए जरा। और बताया जा रहा है कि तहखाने में बहुत खजाना है और सोने चांदी के आभूषण हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि तहखाने के अंदर सांप भी हो सकते हैं, बिच्छू भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें होने का दावा किया जा रहा है। अब देखिए जरा, आपको लिए चलता हूं। ये आप देख रहे हैं कपाट खुलने से पहले दीप जलाया गया, पूजा की गई। जो ताला सालों से लगा था उस ताले को कटर से काटा गया है। उसके बाद देखिए जरा, ये कपाट खुले, कपाट के बाद पूजा पाठ हुई। कपाट खुलने के बाद उसके बाद देखिए पुलिस बाकायदा ग्लव्स लेकर, मुंह पर मास्क लगाकर, क्योंकि 160 साल पुराना खजाना है और 54 साल बाद खुले दरवाजे। सीज फायर देखिए गई है अंदर। अगली तस्वीर देखिए। अंदर कपाट खुलने के बाद खुदाई शुरू हो गई है। ये देखिए, वो जो लगा हुआ है सीमेंट का मार्बल शीट, उसे हटाया जा रहा है। और ये देखिए, खुदाई से पहले 2 सांप के बच्चे मिले हैं। जिस बात का डर था, अभी बाहर ही ये मिले हैं खुदाई से पहले। दो लोग अंदर। अब देखिए 160 साल पुराना खजाना क्या अंदर है। 29 सितंबर को बांके बिहारी का खजाना खोलने का निर्णय हुआ। सुप्रीम कोर्ट
ने कमेटी बनाई, हाईकोर्ट जज ने तहखाना खोलने के आदेश दिए। इसके बाद 17 अक्टूबर को कमेटी सचिव और डीएम ने आदेश जारी किए। आदेश की कॉपी जगह जगह लगाई गई जिसमें सभी को जानकारी दी गई और फिर इस आदेश के बाद धनतेरस को खजाने के कपाट खोले गए। मंदिर कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी ने पहले कपाट की पूजा की, दीप जलाकर मंत्रोच्चार के साथ 54 साल पहले ताला लगा था उसे खोला गया। ताला को काटा गया। टीम आधुनिक उपकरणों के साथ खजाने वाले कमरे में घुसी। टीम के साथ सिविल जज है, एसपी सिटी है, सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ मौजूद रहे। इसके अलावा कार्रवाई में मंदिर के चारों गोस्वामी भी शामिल हुए। खजाना सालों से बंद होने की वजह से वहां सांप बिच्छू होने की आशंका है, इसलिए मौके पर वन विभाग की टीम, सांप पकड़ने वाली टीम बुलाई गई। खजाने के साथ कमरे में गैस हो सकती है, लेकिन मेडिकल टीम भी साथ पहुंची है। मंदिर में खजाने की खोज शुरू हुई तो टीम को सबसे पहले सांप के 2 बच्चे मिले। इसके बाद खुदाई में बक्सा मिला जिसमें 1970 का लिखा हुआ भी कुछ सामान मिला है। इसके अलावा एक चांदी का छोटा छत्र और कई खाली बक्से मिले हैं। मंदिर में सोने चांदी के आभूषण, कलश, सिक्के और हीरे मोती होने का दावा है, इसलिए बांके बिहारी मंदिर में खजाने की जांच की जा रही है। खजाना मिलने पर उसकी लिस्ट बनाकर सुरक्षित तरीके से उसे रखा जाएगा। 1971 में मंदिर के खजाने के कपाट खोले गए थे। कहा जाता है तब खजाना में मिला सामान बैंक के लॉकर में रख दिया गया, इसलिए लिस्ट बनाकर मंदिर कमेटी के सभी 7 सदस्यों को दी गई है। 54 साल बाद फिर शुरू की गई है खजाने की खोज। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वहां के गोस्वामी। सेकंड जो कमरा था उसके अंदर बक्सा मिला है जिसके एक कुंडे टूटे हुए थे और जो ताले हैं वो बंद मिले थे और जो बक्से हैं उनके ताले कटवा के देखा गया, सब में बर्तन है, आभूषण नाम की कोई चीज नहीं है। आज ये खजाना खुल रहा है, यहाँ पर कोई भी मुंह उठा करके अंदर चला जा रहा है, ना कोई एंट्री हो रही है, ना कोई चेकिंग हो रही है। यदि उसमें खजाना है और कोई जेब में रख के चला जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इस बात का साक्षी ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज है, यहाँ के सारे गोस्वामी है कि इस संदर्भ में कार्रवाई की गई, लेकिन सभी के साथ बैठक के उपरांत इस कार्रवाई को बंद कर दिया गया क्योंकि गोस्वामी समाज नहीं चाहता था कि ये खुले। तहखाना खोला गया बांके बिहारी मंदिर का और तहखाना खोलने में थोड़ी सी मुश्किल हुई। खोलने के क्रम में कुछ पीतल के बर्तन मिले हैं और कुछ लकड़ी का सामान मिला है। अभी कोई वैसा अवेलेबल सामने निकल के नहीं आया है जो हम लोग। कपाट खुल गए। कपाट खुलने के बाद देखिए अंदर से बॉक्स मिला है, लेकिन बॉक्स खुला तो बॉक्स खाली निकला है, उसमें कुछ नहीं मिला जो दावा किया जा रहा था। इस तरह के बॉक्सेस मिले हैं। क्या ये 1971 में जब कपाट खुले थे जिसे लॉकर में रखवा दिया गया है वो बॉक्सेस हैं? अब आपको बताऊं इसमें खजाना कब का, किसका और किस दौर का है। बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है। उनके मंदिर को स्वामी हरिदास ने 1864 में बनवाया। मंदिर का निर्माण वैष्णव परंपरा अनुसार हुआ। तब मंदिर में मूर्ति के ठीक नीचे तहखाना बनाया गया। इसी तहखाने में भगवान का खजाना स्थापित किया गया। मंदिर निर्माण में जो जमा पूंजी बची थी वो रख दी गई। इसके बाद विंध्याचल राजघराने की बहू दर्शन करने आई। उन्होंने दर्शन करके अपनी हीरे पन्ने का हार यहां अर्पित किया। इसके बाद तमाम महाराजा सोने चांदी से भरे कलश चढ़ाते रहे और इसी से यहां करोड़ों का सोना चांदी हीरे इकट्ठा हुए। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान मंदिर में 2 बार चोरियां भी हुई हैं। तब खजाने से क्या क्या चोरी हुआ इस पर कोई जानकारी नहीं है। 1971 में खजाना जांचा गया, उसके बाद दरवाजे पर सील लगाई गई थी। अब इस सील को तोड़कर दोबारा खजाने की खोज हो रही है। खजाने की खोज अभी भी चल रही है और कई दिनों तक चलने वाली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है। आज है धनतेरस, तो दिवाली पर खाइए 1 लाख तक की मिठाई जिसके लिए संभव हो। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, धनतेरस पर लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर देखी गई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, धनतेरस पर लोग सोना खरीदते भी नजर आए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग खरीदारी कर रहे थे सोना चांदी और बहुत महंगी मिठाई मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये है वो मिठाई जिसकी कीमत लाखों में है। ये इस मिठाई की खासियत है। तो जयपुर में देश की सबसे महंगी मिठाई मिल रही है। इस खास मिठाई का नाम स्वर्ण प्रसादम रखा गया है और इसकी कीमत 1,11,000 रुपए प्रति किलो है। दरअसल स्वर्ण प्रसादम मिठाई में 24 कैरेट सोने की परत है और इसे सोने की भस्म से तैयार किया जाता है जो खाया जा सकता है।
मिठाई में केसर के साथ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हुआ है। इसी दुकान में 24 कैरेट पिस्ता लॉन्ज मिठाई भी रखी गई है। इस पिस्ता लॉन्ज मिठाई की कीमत 7,000 रुपए प्रति किलो है। 24 कैरेट सोने से बनी काजू कतली के दाम 3,500 प्रति किलो है। साथ ही 24 कैरेट लड्डू 2,500 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। दुकान में 24 कैरेट गोल्ड से बनी एक रसमलाई 400 रुपए की है। दिवाली पर एक और मिठाई बहुत डिमांड में होती है, इसका नाम है स्वर्ण भस्म पाक, जिसकी कीमत 70,000 रुपए प्रति किलो है। स्वर्ण भस्म पाक को सोने और चांदी की राख से बनाया जाता है। इसमें अफगानिस्तान के खास मामरा बादाम भी इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में इस मिठाई को स्वास्थ्यवर्धक भी माना जाता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मिठाई के दुकान के मालिक। ये मिठाई बन रही है हमारी चिलगोजा, जो कि आज की तारीख में सबसे प्रीमियम ड्राई फ्रूट है, पाइन नट जिसको बोलते हैं, और वो भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी का। साथ ही में इसमें हम डाल रहे हैं अंदर रियल गोल्ड एशेज, एडिबल गोल्ड जिसको बोलते हैं, 24 कैरेट स्वर्ण भस्म। तो उसका भी हमें, जैसे अगर 1 ग्राम की भी मैं रेट बताऊं तो वो भी 21-22 हज़ार रुपये किलो होती है। तो और फिर साथ ही में जब ये, और ये धनतेरस का दिन है, इसलिए लाइफ का फंडा भी धनतेरस से ही जुड़ा है। दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है धनतेरस। बहुत से लोग समझते हैं कि सोना खरीद लो, चांदी ले लो, पैसे, प्रॉपर्टी यही असली दौलत है, लेकिन धनतेरस का असली महत्व और फंडा भगवान धनवंतरी ने दिया। मान्यता है कि धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे। भगवान धनवंतरी आयुर्वेद के जनक और देवताओं के डॉक्टर माने जाते हैं। हाथ में अमृत कलश, शंख, चक्र और जड़ी बूटी की किताब लेकर प्रकट हुए, जो जिंदगी में स्वास्थ्य, शिक्षा और संतुलन का प्रतीक है। धनतेरस याद दिलाता यह है कि धन सिर्फ पैसे या वस्तुओं से नहीं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक शांति से भी जुड़ा है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग धन, दौलत और कामयाबी के पीछे दौड़ते भागते रहते हैं, लेकिन जिंदगी में असली समृद्धि तभी आती है जब शरीर स्वस्थ और मन शांत होता है। नहीं तो पैसे और पावर होने पर भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अगर स्वस्थ नहीं है। इसलिए दीपावली के त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है, मतलब धनतेरस की पूजा में फंडा छिपा है। आपका स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। जब हम तन मन से स्वस्थ रहेंगे तभी जिंदगी में हमें सही ऊर्जा मिलेगी और धन, दौलत और शोहरत का असली मतलब और मजा भी ले पाएंगे। तो जहां से जो अच्छा मिले उसे अपनाएं, अपनी जिंदगी में उतारें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।